कोरोना काल में बहुत से लोगों को मोराटोरियम की सुविधा से राहत मिली है, जिसे एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब ये सुविधा 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसकी जानकारी खुद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। उन्होंने कहा कि कर्ज के भुगतान पर मोराटोरियम की सुविधा को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वे बोले कि हम अधिक दिक्कत वाले सेक्टर्स की पहचान करने में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को लेकर कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा और फिर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें ब्याज माफ करने की मांग की गई है। ये ब्याज उन ईएमआई पर लगा है जिन्हें कोरोना काल में मोराटोरियम के तहत सस्पेंड किया गया था। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण रोजगार छीनने से लोन वालों को राहत देने के मकसद से ईएमआई वसूलने में नरमी दिखाई थी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा था कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं भरने का ऑफर दे। हालांकि इस दौरान ग्राहकों से सामान्य दर से ब्याज वसूलने की भी अनुमति बैंकों को दी गई थी। कुछ समय पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की थी कि वह कंपनियों से लेकर आम जनता तक के लिए लोन रिस्ट्रक्चर की सुविधा लाएगा, जिसके जरिए एयरलाइन कंपनियां, होटल और स्टील सीमेंट कंपनियां भी अपना लोन रिस्ट्रक्चर कर सकेंगी, जो कोरोना की वजह से नुकसान झेल रही हैं। रिजर्व बैंक अभी लगातार यह कोशिश कर रहा है कि पिछले 100 सालों में आई इस सबसे बड़ी क्राइसिस में लोगों की मदद कर सके। कोरोना के चलते आरबीआई की ओर से दिया गया मोराटोरियम 31 अगस्त को समाप्त हो चुका है। अब इसकी अवधि बढ़ाने को लेकर सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मोराटोरियम की अवधि बढ़ाने का आदेश देता है तो लोन लेने वाले सभी लोगों को सितंबर से अपने लोन की किश्त का भुगतान करना होगा। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोग और व्यापार में घाटा झेल रहे लोग अभी ईएमआई का भुगतान करने की हालत में नहीं है। हालांकि कई बैंकरों ने आरबीआई से मोराटोरियम नहीं बढ़ाने की अपील की है। लद्दाख में जहां लगातार चीन दुस्साहस कर रहा है, वहीं भारतीय जवान भी उसे उसकी भाषा में ही जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीमा पर चल रही चीन की साजिशों, लद्दाख के ताजा हालात और भविष्य की रणनीति को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवाना और मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए। दूसरी ओर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों पक्षों के बीच ताजा टकराव के उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए मंगलवार को एक और दौर की सैन्य वार्ता हुई। यह मीटिंग चुशूल में सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने सोमवार को कहा था कि चीनी सेना ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पूर्वी लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई करते हुए पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने सोमवार को करीब 6 घंटे तक बातचीत की, लेकिन उसका ठोस नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास के तहत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की ओर बढ़ रहे थे। करीब 3.5 महीने से चल रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजधानी दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर प्रणब दा पंच तत्व में विलीन हो गए। चूंकि प्रणब मुखर्जी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए अंतिम संस्कार के दौरान पूरी एहतियात बरती गई। बाद में अभिजीत ने बताया कि वो पिता का अंतिम संस्कार बंगाल में करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया। What I feel, COVID was not a main factor. Main factor was a brain operation. बट दादा, कोविड की वजह से अंतिम विदाई बहुत सादगीपूर्ण हुई। बहुत सारे लोग थे जो अंतिम दर्शन करना चाहते हाँ, थे, ये नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा यहाँ नहीं पहुँच पाए। एंड हम रख भी नहीं पाया। मेरा जो प्लान था, मैं अपना उससे बंगाल ले जाता उनको। हाँ, उसका जैसा एयरलाइन का सिस्टम है उस पर मैं ले जाता।
लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और एक्स प्रेसिडेंट के हिसाब से मेरा बाबूजी जरूर हो सकता है। स्टेट हैज़ आल्सो समथिंग टू डू, तो आई कैन नॉट इंटरफेयर देयर, आई कैन, नो वन कैन इंटरफेयर। तो जो भी है, तो मेरे बड़ी दुख पहुंचा जब बहुत सारे आदमी आना चाहता था, हम लोग रेस्ट्रिक्शंस के कारण से उन लोग को आने नहीं दे पाए। उसमें हमारा फैमिली का कोई वो नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। बातें या नसीहतें जो आपको सबसे ज़्यादा याद आएंगी? आज सुबह भी बताया, देखो एक चीज़ उन्होंने बोला था जब मैं राजनीति में आया कि बेटा बदलाव का भावना से बाहर आ जाओ। इलेक्शन में हार जीत है, अभी नहीं, 2009 में जब 2011 में जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था उसके बाद। तमाम विवादों के बावजूद मंगलवार से जेईई मेन की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन देश भर में सिर्फ पेपर 2 की परीक्षाएं हुई। पहली पाली की शुरुआत 9 बजे से हुई थी। परीक्षा केंद्र पर छात्र घंटों पहले ही पहुंच गए थे। बीटेक की प्रवेश परीक्षा बुधवार यानी 2 सितंबर से होगी, जो कि 6 सितंबर तक चलेगी। स्टूडेंट्स ने बताया कि पहले शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से एंट्री शुरू कर दी गई थी, जबकि परीक्षा ठीक 9 बजे शुरू कर दी गई थी। It is important because we were waiting for this moment when we were just studying for this, and the days were just going on, and we just wanted to have our admissions. पेपर 2 के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ पेंसिल बॉक्स, एडमिशन कार्ड, आधार कार्ड और पारदर्शी वाटर बॉटल ले जाने की अनुमति थी। बॉल पॉइंट पेन परीक्षा केंद्रों के अंदर ही दिया गया। टाइम क्लॉक भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया था। कोविड-19 से एहतियात के तहत एंट्री गेट पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लिया गया। एग्जाम हॉल में पर्यवेक्षक एक ऑरेंज टैब लेकर आए, स्टूडेंट्स की फोटो क्लिक की और दूर से ही एडमिट कार्ड स्कैन किया। पहली शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को दूसरी शिफ्ट के लिए रिजर्व कुर्सियां छूने की भी अनुमति नहीं थी। हर स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र के बाहर रखे सैनिटाइजिंग स्टेशन से खुद को सैनिटाइज करके ही अंदर जाना था। स्टूडेंट्स जो मास्क घर से पहनकर आए थे, उसे हटाकर उन्हें केंद्रों पर दिया जाने वाला सर्जिकल मास्क पहनना अनिवार्य था। हर किसी की पूरी जांच मेटल डिटेक्टर मशीनों से ही की गई। किसी तरह का बैग या घड़ी ले जाना प्रतिबंधित था। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, जिरह सुनने के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बुधवार यानी 2 सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू कर देंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आरबी सिंह, महिपाल आहलूवालिया और आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की। इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आर.के. यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें पेश होने के बाद विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने कहा कि वे बुधवार से फैसला लिखवाना शुरू कर देंगे। दशकों पुराने इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, साक्षी महाराज, साध्वी सितंबरा, विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय सहित 32 आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष सीबीआई आरोपियों के खिलाफ 551 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है। न्यायाधीश को इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अनुसार इस माह के अंत तक फैसला सुनाना है। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने दिसंबर 1992 में ढहाया था।